बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। अध्याय 1 बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 10.98%। स्थिर मूल्य कहने का मतलब इसके लिए हम एक आधार वर्ष को सेलेक्ट करते हैं, यानी इसके लिए कोई वर्ष को हम फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 2011-12 यहाँ पे आधार वर्ष है और इसी पे गणना करते हैं। जबकि चालू वर्ष की अगर बात किया जाए या वर्तमान वर्ष की, तो पिछले वर्ष से हम तुलना करते हैं। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान और इसके बाद बिहार की स्थिति है। यानी आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची थी बिहार की जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर हम देखते हैं। स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। तो बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर अगर हम देखें तो 675.45 हजार करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्य पर अगर देखें तो 428.06 हजार करोड़ है, जो कि 10.98% वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार का एनएसडीपी तो 614.43% है, 43 हजार करोड़ है, जो कि जबकि आधार स्थिर मूल्य पर अगर हम बात किया जाए तो 382.27 हजार करोड़ है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 54,383 रुपया है, जबकि स्थिर मूल्य पर अगर इसकी गणना करें तो 34,465 रुपया है। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी तो 49,470 रुपया है, जबकि अगर स्थिर मूल्य पर इसकी गणना करें तो 30,779 रुपया है। वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया है। चूंकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 1,72,000 है, 1,72,000, और यहाँ पे बिहार का प्रति व्यक्ति हो गया 54,383। तो इसमें दर्ज वृद्धि किया गया है 33.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा एवं वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 21.2% है, जबकि वृद्धि दर्ज किया गया है 9.6%। द्वितीय क्षेत्र का 18.1% हिस्सेदारी है और वृद्धि दर्ज किया गया है 3.8%। तृतीय क्षेत्र का 60.7% हिस्सा है और वृद्धि दर्ज किया गया 13.3%। बिहार में प्राथमिक एवं तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंचा रहा है, जबकि द्वितीय सेक्टर की जो है वो दरें नीचे रही है संपूर्ण भारत की अपेक्षा। वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना है, 1.15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। और वर्ष 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है 18,692 रुपया पर व्यक्ति है। ये एनुअल है, यानी वर्ष में इतना है इनकम। पटना जिला का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर की
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में लगभग कितना गुना है? तो 7 गुना है। सूची प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जो है वो पटना का है, इसके बाद में बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर का है और इसके बाद अररिया का है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना जिला में हुआ है, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे अधिक पटना जिला में खपत, उसके बाद मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत की अगर बात किया जाए तो बांका में और उसके बाद में लखीसराय। ठीक है। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना जिला में होता है और उसके बाद शेखपुरा। पटना और शेखपुरा। डीजल का सबसे कम खपत शिवहर और इसके बाद में मधुबनी। अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल दोनों में सबसे अधिक खपत पटना डिस्ट्रिक्ट का है। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना डिस्ट्रिक्ट में। पटना में रसोई घर का सबसे अधिक खपत और बेगूसराय का इसके बाद है, पटना के बाद बेगूसराय। जबकि रसोई गैस का सबसे कम खपत तो अररिया और इसके बाद में किशनगंज में। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत पटना डिस्ट्रिक्ट में। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक होता है, उसके बाद सारण। और प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत की अगर बात किया जाए तो अररिया। अररिया इसके बाद में किशनगंज। और रसोई गैस का भी सबसे कम खपत अररिया और किशनगंज में होता है। अध्याय 2 राजकीय वित्त व्याख्या। राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 0.34 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वह ऐसा व्यय होता है जो अल्पकालीन होता है और छोटा होता है, और इस पे क्या होता है, जिस वर्ष प्रारंभ होता है उसी वर्ष से खत्म भी हो जाता है। इसमें सहायता राशि या सब्सिडी आता है राजस्व व्यय। तो इसमें किया गया है 1.59 लाख करोड़। जबकि पूंजीगत व्यय की अगर बात किया जाए तो यह एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक चलता रहता है और इसमें बहुत बड़ा व्यय होता है। जैसे ढांचागत विकास इसी के अंतर्गत आता है पूंजीगत व्यय में। इसमें अगर हम देखें तो सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट ये सब ढांचागत विकास में आता है। तो अगर हम देखें तो राजस्व व्यय अधिक है पूंजीगत व्यय से। जबकि पूंजीगत व्यय जो है इसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, इससे बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को। जबकि राजस्व व्यय से अधिक गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता है। एक तरह से ये जनता के हित में यह व्यय किया जाता है, जैसे सब्सिडी देना, सहायता राशि देना, पेंशन देना, ये सभी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। जबकि पूंजीगत व्यय में अगर हम देखें तो सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, बस स्टैंड ये सब पूंजीगत व्यय में आते हैं। कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवा पर व्यय जो हुआ है वो 49.4% यानी सर्वाधिक रहा है। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवा और फिर आर्थिक सेवा पर व्यय रहा है। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय तो यह वह व्यय है जो अल्पकालीन होता है
और छोटा होता है। जिस वर्ष प्रारंभ होता है उसी वर्ष समाप्त हो जाता है। जैसे सहायता राशि और सब्सिडी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया 1,59,220 करोड़ राजस्व व्यय पे हो गया। और पूंजीगत व्यय जो होता है वह एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक चलता है और यह धीरे धीरे होता है। यह बहुत बड़ा व्यय होता है। इसके द्वारा ढांचागत विकास होता है, जैसे सड़क पुल पुलिया, ये सब भी जो आता है पूंजीगत व्यय में आता है। तो ये हो गया 33,903 करोड़। यानी बिहार के अगर हम देखें तो राजस्व व्यय अधिक है पूंजीगत व्यय से, जबकि अधिक सरकार को पूंजीगत व्यय पे अधिक जोर देना चाहिए खर्च करने में। कुल व्यय अगर हम बात करें तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ के तो 1,93,123 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 28.6% है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की बढ़ोतरी हुआ है। राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति तो यह वैसा राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय की अगर बात किया जाए तो यह वैसा कर है जिसे सरकार लौटाती नहीं है। राजस्व व्यय को सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है। इस पर सरकार की देनदारी जो होता है वो शून्य होता है। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा अगर स्रोत देखा जाए तो निगम कर होता है। वही स्टेट सरकार के अगर देखें तो उसका सबसे बड़ा जो इनकम का स्रोत होगा वो बिक्री कर होता है। 1,58,797 करोड़ रुपया है। 1,58,797 करोड़ रुपये है राजस्व प्राप्ति। जबकि पूंजीगत प्राप्ति जो होता है वह सरकार का वैसा धन होता है जिसे सरकार को लौटाना पड़ता है। इस पे सरकार की देनदारी रहती है, जैसे बैंक या बॉन्ड पेपर के रूप में जमा जो धन होता है उसको लौटाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का पैसा है किसी ए बैंक में और फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है बी बैंक का, अगर उसको पैसा भेजना है तो क्या करेगा, इस बैंक से निकाल के इसको देना पड़ेगा। जब निकालेगा तो एक तरह से सरकार की देनदारी होगा, जिम्मेवारी होगा, सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे सरकार की देनदारी होती है, लेकिन राजस्व प्राप्ति में सरकार की देनदारी शून्य होता है। तो अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात किया जाए तो 40,473 करोड़ रुपए है। राजस्व घाटा तो राजस्व व्यय से राजस्व आय को अगर घटाते हैं और जो घाटा प्राप्त होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। घाटा कब प्राप्त होगा, जब आय से अधिक व्यय हो जाए तो घाटा होगा। वही राजस्व व्यय अधिक हो जाएगा राजस्व आय से तो घाटा होगा, राजस्व घाटा जिसे कहा जाता है। यह 422 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 0.1% है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जब बजट घाटा में ऋण भार को जोड़ देते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये हो गया आपका 25,551 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 3.8% है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में जब ब्याज को जोड़ने पर जो घाटा प्राप्त होता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो उससे जो प्राप्त होने वाला जो घाटा होता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। यह हो गया 11,729 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 1.7% है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार का राजस्व घाटा, बिहार सरकार का जो राजस्व घाटा है वो 96.3% की कमी ला सकी, जो कि 2020-21 के 11,325 करोड़ रुपए से घटकर 2021-22 में राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपए ही रह गया है। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 29.4% बढ़कर 33,903 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार कुल उधार 40,445 करोड़ रुपए है और बकाया ऋण जो है 2.58 लाख करोड़ रुपए था।
वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम रहा है और उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर मोतिहारी। यानी पटना का स्थान प्रथम, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और तीसरे स्थान पर मोतिहारी। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में से सबसे कम राजस्व संग्रह करने वाला जिला की अगर बात किया जाए तो शिवहर जिला, फिर अरवल जिला और उसके बाद शेखपुरा जिला रहा है। अध्याय 3 कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में 21.2% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा जो है वो 11.1% फसल क्षेत्र का है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि जो दर है 9.6 है और यह 2020-21 में 8.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो यह 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। यह 13 जिला कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, खगड़िया। ये 13 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जैविक पट्टी विकसित किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 जिलों में। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, एक चंडी में और जो कि सब्जी के लिए है और दूसरा देसारी में जो कि फलों के लिए है। एक चंडी में है और दूसरा है देसारी में। देसारी वाला जो है वो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। देसारी जो है देसारी है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और चंडी जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और चंडी वाला जो है वो सब्जी के लिए, जबकि देसारी वाला फलों के लिए विकसित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न जिसमें अनाज और दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ है? तो 184.9 लाख टन, जो कि 6.2% की वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मांस का उत्पादन 3.92 लाख टन है, मछली का उत्पादन 7.62 लाख टन है, अंडा का उत्पादन 306.66 करोड़ है, दुग्ध का उत्पादन 121.19 लाख टन है। बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकरण बीज की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मक्का और धान। वर्ष 2021-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2020-21 में किन 2 जिलों में नीवल बुआई का 80% से अधिक था? तो भोजपुर और बक्सर। भोजपुर और बक्सर। भोजपुर और फिर बक्सर का। बिहार का फसल सघनता 1.44 है। फसल सघनता सर्वाधिक जो है वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट का है। फसल सघनता में सबसे कम जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है और सबसे अधिक शिवहर डिस्ट्रिक्ट।
बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार जो है 0.39 हेक्टेयर है। यानी करीब करीब 1.55 बीघा। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्र में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग हिस्सेदारी अगर देखें तो 75% हिस्सा है, जबकि बड़े जोत का 1.1% से भी कम है। लघु और सीमांत जोत का लगभग हिस्सेदारी जो है वो 75% है, जबकि बड़ी जोत का जो है 1% से भी कम है। वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न मदों के उत्पादक आंकड़े। कुल फल 49.87 लाख टन है, केला 19.68 लाख टन, आम 15.5 लाख टन, लीची 3.08 लाख टन, फूल 11.14 हजार टन, सब्जी 178.45 लाख टन। वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसका पूरे राज्य में 48% अकेला ही हिस्सेदारी रहती है। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऊन का कुल उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है तो 1.72 लाख किलोग्राम। बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितना थी तो 365 करोड़, 3.65 करोड़ है बिहार में पशुओं की कुल संख्या, जिसमें से 42.1% हिस्सेदारी जो है वो गोवंशीय है, यानी गाय और बैल का। गाय से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है। वही भैंस के दूध से उत्पादन करने में मधुबनी अग्रणी है। वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है तो यूरिया का। और वर्ष 2021-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुआ है तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है तो चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग। वर्ष 2000 चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग हो गया। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। 2021-22 में इनमें से 9 मिलें चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है तो 45.6 लाख क्विंटल। बिहार की चीनी प्राप्ति की दर 9.6% है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470,000 लीटर प्रति दिन था। सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल में हुआ है, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। 2021-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, में हुआ। वर्ष 2018-19 से 2019-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है, लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ी गई है। वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हुई। वृहद इकाई की संख्या 2021-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई है। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा। राज्य में कपड़ा एवं चमड़ा के वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 भी सूत्रबद्ध की है। नई पीढ़ी के उद्यमियों
को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 सूत्रबद्ध की है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिला है। अभी बिहार में 398 इकाई काम कर रही है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशे का उत्पादन होता है। मलबरी रेशे की अगर बात किया जाए, मलबरी रेशा तो ये सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार, यहाँ पे यानी इस बेल्ट में मलबरी रेशे का उत्पादन होता है। तसर रेशे का अगर देखा जाए तो इसमें बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई और कैमूर, यहाँ पे तसर रेशा का उत्पादन होता है। और अंडी रेशा की अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, यहाँ पे अंडी रेशे का उत्पादन होता है। 2021-22 में मलबरी कच्चे रेशे का उत्पादन 1.9 टन, तसर रेशे का उत्पादन 41.4 टन, जबकि अंडी रेशे का उत्पादन 13.2 टन, यानी सबसे अधिक अगर हम देखें तो तसर रेशे का रहा उत्पादन, उसके बाद में अंडी के और सबसे कम मलबरी का। 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या जो है देश और प्रवास विदेश दोनों मिला के 59.5 लाख रहा है। 2021 में इसकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख रह गई थी। अध्याय 5 श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रम संख्या अनुपात पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए स्थिति क्या है तो सबसे कम है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक संख्या का अनुपात 68.8% एवं शहरी बिहार में पुरुष श्रमिकों की संख्या अनुपात 64.6% है। वहीं संपूर्ण बिहार का श्रमिक संख्या अनुपात 40.1% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 58.3% थी। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना का है 34.8% का। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। 2020-21 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2% है। वहीं महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 10.9% है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला और पुरुष दोनों में सबसे कम है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता जो है वो महिला और पुरुष दोनों में सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफी अधिक रहा तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अध्याय 6 भौतिक अधिसंरचना। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज किया गया है तो बिहार में 20.4% वृद्धि दर्ज किया गया है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडार और संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है तो 10.6% यानी 10.6%। वर्ष 2021-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। पथ परिवहन में 31.8% GSVA बढ़ा है। वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटना हुआ है
वही राष्ट्रीय स्तर पर 26.3% दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां है और प्रथम स्थान पर तमिलनाडु का। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरे स्थान है। पहला स्थान पर केरल और दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। मार्च 2022 के अंत तक बिहार राष्ट्रीय उच्च पथ यानी एनएच का घनत्व 63.1 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद सर्वाधिक रहा है। घनत्व के मामले में राष्ट्रीय उच्च पथों यानी एनएच में सबसे कम घनत्व जो है वो छत्तीसगढ़ का है। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक 5,977 किलोमीटर है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर एनएच बने हैं। वही इसी समय काल में सर्वाधिक एनएच का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो पटना जिला में है, 506 किलोमीटर। एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है, मात्र 22 किलोमीटर। सितंबर 2022 तक बिहार के राज्य पथ यानी स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1% हिस्सेदारी था। राज्य उच्च पथों में को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व में केरल का स्थान पहला है, बिहार का स्थान इसमें 8वां है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी। बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई 3803 किलोमीटर थी। पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सेदारी लगभग 5.6% है। सारण जिला के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ यानी दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई जो है वो 20.5 किलोमीटर है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर विदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो एडीबी के सहयोग से। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9,302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14% ग्रामीण डाकघर है। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान आता है, यानी उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार वाहनों के निबंधन के मामले में स्थान आता है। अध्याय 7 ई शासन। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के CSI निहिलेंट अवार्ड, CSE SIGE गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से नवाजा है। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 105वां था। बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। बिहार में दूरभाषा घनत्व 50.6, इंटरनेट घनत्व 31% है। आपात अनुप्रक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना कहाँ पे क्रियान्वयन किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुंच गया है, जहां संपूर्ण भारत में औसत नामांकन 93% है। बिहार के हर पुलिस थाने में
भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आस्था कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप शुरुआत की गई है। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी फेज 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाला जिला अगर 3 देखें तो उसमें पटना जिला सबसे अधिक बिजली का खपत करता है, उसके बाद गया जिला और फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर जिला। और बिजली का सबसे कम खपत की अगर बात किया जाए तो सबसे कम खपत करने वाले 3 जिला में शिवहर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में अरवल और इसके बाद में शेखपुरा। वर्ष 2022-21 से 2021-22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिले में देखी गई है? तो लखीसराय में। सबसे अधिक लखीसराय में देखा गया है ऊर्जा की खपत। 2021-22 में बिहार में बिजली की चरम मांग एवं आपूर्ति तो अनुमानित चरम मांग 6,475 मेगावाट है और चरम मांग की पूर्ति 6,627 मेगावाट है। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितना मेगावाट हो गया है? तो 7,785 मेगावाट, जो कि 21.2% वृद्धि है। 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो घरेलू उपभोक्ता ही है। मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता ताप विद्युत यानी कोयला आधारित तो 5,363 मेगावाट, जल विद्युत 808 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 1,614 मेगावाट, यानी कुल अगर देखें तो 7,785 मेगावाट। सबसे अधिक हम देखते हैं तो ताप विद्युत का योगदान है, उसके बाद में फिर नवीकरणीय ऊर्जा का और उसके बाद फिर जल विद्युत का। मार्च 2021 में मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर जो है वो 9.1% और नवीकरणीय स्रोत की वृद्धि 130.6% रही है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजना चालू है? तो 13। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता जो है वो 54.3 मेगावाट है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी ब्रेडा। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्धता क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,626 मेगावाट 2024-25 तक। अध्याय 9 ग्रामीण विकास। 2022-23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन। जिला परिषद तो 38 है, 38 जिला है तो 38 जिला परिषद है। पंचायत समिति 533 है। ग्राम पंचायत जो है 8,058 है। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास के विभाग के तत्वाधान में निबंधन संस्थान है। यह संस्थान बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्ष 2007 में बने
इस परियोजना में 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह 2007 में बना था। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 यानी 35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे। जीविका ने जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदायों के सदस्यों को जागृत करती है। वर्ष 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% अनुसूचित जाति है यानी एससी है। 2021-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 48 लाख हो गई है। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सेदारी 53.4% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी? तो 26 अक्टूबर 2019 पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना में किया गया था। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। अध्याय 10 नगर विकास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी जो है वो 1.18 करोड़ थी। वर्ष 2022 में बिहार के अनुमानित शहरीकरण आबादी जो है वो 2.02 करोड़ यानी 16.2% है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक है 44.3%। इसके बाद मुंगेर में सबसे अधिक शहरी आबादी पटना में है, उसके बाद मुंगेर में है 28.3%, उसके बाद फिर नालंदा में है 26.2%। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी 142 शहरों में। अध्याय 11 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो 44.2%। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफी अधिक है। बिहार के 3 जिले ऐसे कौन हैं जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.1% से अधिक रहा? तो पूर्णिया, अररिया, फिर किशनगंज। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज।
बिहार के ऐसे 3 जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का 100 यानी 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश और इसके बाद में फिर तमिलनाडु। वर्ष 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 11.3%। 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% रहा है, लेकिन यह बिहार में 75% है। अध्याय 12 मानव विकास। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितना वर्ष की हो गई है? तो 69.5%, 69.5 वर्ष है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितना वर्ष की हो गई है? तो 69.5 वर्ष। पुरुषों की अगर देखें तो 69.7 वर्ष और महिलाओं के 69.2 वर्ष। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष कम है। प्रति वर्ष निबंधन प्रणाली के नए आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018-20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई है। भारत में यह 97 है। देखिए, यानी कि बिहार का जो जन्मकालीन जीवन संभवता है वो 69.5 वर्ष है और भारत का 70 वर्ष है, तो इससे मात्र 0.5 वर्ष कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े। शिशु मृत्यु दर अगर देखें हम तो 27 है प्रति हजार प्रसव के समय। जीविक प्रसव के समय है 27। बाल मृत्यु दर अगर देखें तो 6.9 है, ये भी प्रति हजार में। नवजात मृत्यु दर 21 है। 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर तो 30 है और अशोधित जन्म दर अगर देखें तो 25.5 है। बिहार का उपरोक्त आंकड़ा जो है वर्ष 2020 के लिए है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर नामांकन 142 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 72 लाख हो गया है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। कर दिखाएगा बिहार और कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। बाल विकास अध्याय 13। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू किया गया है? 2013-14। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं। समेकित बाल विकास सेवा बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी 38 जिलों में। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक है। ठिगनापन यानी स्टंटिंग यानी उम्र के अनुसार कम लंबाई, दुबलापन यानी ऊंचाई के अनुसार कम वजन और हल्कापन यानी उम्र के अनुसार कम वजन। सर्वाधिक ठिगनापन वाले जो बच्चे हैं वो सीतामढ़ी में, यानी सबसे कम अगर हम देखें तो गोपालगंज में है। यानी सर्वाधिक ठिगनापन की अगर बात करें तो ये बच्चे सीतामढ़ी में सबसे अधिक है और गोपालगंज में सबसे कम। सर्वाधिक दुबलापन की अगर बात करें
तो सबसे अधिक बच्चा जो है सर्वाधिक दुबलापन वाला वो अरवल डिस्ट्रिक्ट में है, अरवल में। और सबसे कम जो है वो पश्चिम चंपारण में। और सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चा जो है वो अरवल डिस्ट्रिक्ट में ही है, अरवल में। और सबसे कम हल्कापन जो है वो गोपालगंज में है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो 5,000। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपये पर और प्राप्त होता है, यानी कुल 6,000। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल 5,000 की राशि जो है वो 3 किस्तों में दी जाती है। और इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपये और प्राप्त होगा, यानी टोटल जो है वो 6,000 हो जाएगा। 5,000 और 1,000 6,000। अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा 1414 मिमी, वर्ष के दीर्घकालीन औसत 1012 यानी 1012 mm से लगभग 31% अधिक है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान जो है वो 30%, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, और उच्चतम तापमान जो है वो 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन हरियाली अभियान में मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 300 यानी 389 लाख पौधे लगाए गए हैं। 2021-22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना चिड़ियाघर में। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम क्षेत्र, 8 जिले वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 17 जिले वाला दक्षिण क्षेत्र। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ है? तो पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वर्षा हुआ है। इसके बाद किशनगंज का। वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में है। देखिए 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ है? तो पश्चिम चंपारण, उसके बाद किशनगंज में। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में अगर देखें सितंबर 2022 तक, तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुआ है। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा तो अरवल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2020 में। बेगूसराय जिला में कांवरताल नम भूमि को 38वां रामसर साइट घोषित किया गया था। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जमुई में। वर्ष 2021-22 तक बिहार के कुल 13 वन्यजीव अभयारण्य थे। इसमें से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार के एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। कृषिगत मत और उत्पादन में स्थान।
मखाना, लीची और मशरूम, इसमें बिहार में उत्पादन में यानी राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं, ये क्या है राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। तो मखाना, लीची और मशरूम में प्रथम स्थान है। कद्दू, लौकी और भिंडी में भी प्रथम स्थान है बिहार की। जूट और मेस्ता में दूसरा स्थान है। मक्का में तीसरा स्थान है। और सब्जी फूल गोभी और आलू में तीसरा स्थान है। सूर्यमुखी में तीसरा स्थान है। आम के उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का। शहद के उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का। मत्स्य के उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का। धान और गेहूं के उत्पादन में छठा स्थान है बिहार का। और फल के उत्पादन में छठा स्थान है। और केला का उत्पादन में सातवां स्थान है बिहार का देश में। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े। विभिन्न फसल उत्पादन और उत्पादकता। कुल अनाज की अगर बात किया जाए तो 1,18,000। कुल अनाज की अगर बात किया जाए तो 18,099 टन है। और उत्पादकता अगर बात किया जाए तो 3,012 किलोग्राम पर हेक्टेयर है उत्पादकता। धान की अगर बात किया जाए तो 7,717.3 हजार टन है उत्पादन, जबकि उत्पादकता जो है वो 2,496 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। गेहूं की अगर बात किया जाए तो 6,879.8 हजार टन है, जबकि उत्पादकता जो है वो 3,078 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। मक्का के उत्पादन की अगर बात किया जाए तो 3,470.9 हजार टन है, जबकि उत्पादकता जो है वो 5,236 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कुल मोटे अनाज की अगर बात किया जाए तो 3,491.8 हजार टन है, जबकि उत्पादकता मोटे अनाज का 5,148 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कुल दलहन 300 यानी 387.9 हजार टन है, जबकि उत्पादकता 391 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कुल तिलहन 121.5 हजार टन है, जबकि उत्पादकता 1,048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है पर हेक्टेयर है। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में विभिन्न फसल सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता। चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो पश्चिम चंपारण में है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, यानी गेहूं और चावल दोनों का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। और चावल में सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो पश्चिम चंपारण में, जबकि गेहूं का बेगूसराय में है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में होता है, कटिहार में। और सबसे अधिक उत्पादकता की अगर बात किया जाए तो ये अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। दलहन का सबसे अधिक उत्पादन पटना डिस्ट्रिक्ट में होता है और सबसे अधिक उत्पादकता जो है वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में सड़क नेटवर्क। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। बिहार में परिपथ और बिहार में कुल लंबाई, सर्वाधिक लंबाई वाला जिला और सबसे कम लंबाई वाला जिला। सबसे अधिक राष्ट्रीय उच्च परिपथ यानी नेशनल हाईवे बिहार में कुल इसकी लंबाई जो है वो 5,977 किलोमीटर है, जिसमें पटना में सबसे अधिक 506 किलोमीटर है और सबसे कम जो है वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्टेट हाईवे की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। यानी हाईवे की अगर बात किया जाए, नेशनल हाईवे भी सबसे अधिक पटना में है, सबसे कम शिवहर में, और स्टेट हाईवे भी सबसे अधिक पटना में और उसके बाद सबसे कम अगर बात करें तो शिवहर में। और टोटल स्टेट हाईवे जो है वो 3,638 किलोमीटर है
जबकि नेशनल हाईवे 5,977 किलोमीटर है। जनगणना 2011 बिहार एवं भारत तुलना सूचक बिहार वर्ष 2011 और भारत 2011। कुल जनसंख्या जो है 10.41 करोड़ है बिहार की, जबकि भारत की टोटल जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ लगभग है। कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत 52.14% है, जबकि देश में अगर हम देखें तो 51.54% है। कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत 47.86% है, जबकि देश में 48.46% है। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ बिहार में है, जबकि भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.7% बिहार में है, जबकि भारत में 68.8% है। शहरी जनसंख्या 1.18% बिहार में है, जबकि भारत में 37.71 करोड़ है। और बिहार में जो शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ है। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.3% बिहार में निवास करती है, जबकि भारत में अगर देखें तो 31.2% निवास करती है। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि तो 0.8% है बिहार में। ये बिहार की बात हो रहा है, ये इंडिया। और शहरीकरण का दशकीय वृद्धि 0.8% है, जबकि भारत का 3.4% है। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 40.2% है, जबकि भारत का 30.9% है। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 53.5% है, जबकि 60.7% भारत का है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत 6.3% है बिहार का, जबकि भारत का 8.4% है। साक्षरता दर 61.8% है बिहार का, जबकि 74.04% है इंडिया का। पुरुष साक्षरता दर वह 71.2% है बिहार का, जबकि इंडिया का 82.14% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है बिहार का और 65.42% है इंडिया का। साक्षरता दर में वृद्धि 17.9% बिहार में दर्ज किया गया है, जबकि 10.9% इंडिया में दर्ज किया गया है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8% है बिहार में, जबकि 67.8% दर्ज किया गया है इंडिया में। शहरी साक्षरता दर 76.9% है बिहार में, जबकि 84.1% है इंडिया में। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15.72% है बिहार में, जबकि 16.6% दर्ज किया गया है इंडिया में। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार का 1.3% है, जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो 8.6% है। जनगणना 2011 में जिलावार आंकड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना जिला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, उसके बाद में दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और फिर इसके बाद में मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला अगर हम देखें तो शेखपुरा शेखपुरा और इसके बाद में शिवहर, शेखपुरा फिर शिवहर और इसके बाद अरवल। जहानाबाद इधर है, ये अरवल है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर देखें तो शेखपुरा फिर शिवहर और फिर अरवल, और सबसे अधिक जनसंख्या पटना, फिर उसके बाद में पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला 3 जिला अगर देखें तो मधेपुरा 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 उसके बाद में किशनगंज
और इसके बाद में अररिया व खगड़िया, अररिया और खगड़िया। ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, तो मधेपुरा है, मधेपुरा। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला अगर बात किया जाए तो अरवल, अरवल डिस्ट्रिक्ट सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद गोपालगंज और फिर दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला अगर बात किया जाए तो गोपालगंज, गोपालगंज, इसके बाद सिवान, फिर सारण। और सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला तो मुंगेर, फिर भागलपुर और इसके बाद खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला तो किशनगंज, फिर कटिहार, फिर गया। किशनगंज, कटिहार, गया। देखिए, हमको जो ध्यान देना होगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला को हम देख लेंगे, लेकिन विशेषकर प्रथम स्थान पर जो है उसको हम विशेषकर ध्यान में जरूर रखेंगे। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला को हम लोग देख लेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या पटना में, सबसे कम जनसंख्या जो है शेखपुरा में है, शेखपुरा में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो दर्ज किया गया है वो मधेपुरा में, और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है वो अरवल में। और सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला तो किशनगंज। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात किया जाए तो वैशाली। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कैमूर। सब सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना, और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर और बांका, समस्तीपुर और बांका। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास, सर्वाधिक सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला तो सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला तो कैमूर, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कैमूर, सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला शिवहर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत वाला जिला गया, और न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला जिला पश्चिम चंपारण, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रतिशत वाला जिला तो खगड़िया। देखिए, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला अगर देखें तो वैशाली, वैशाली, इसके बाद पटना और फिर मुजफ्फरपुर। ये क्या हुआ? सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला की बात किया जाए तो शिवहर,
शिवहर, पटना, फिर दरभंगा। शिवहर, फिर पटना और उसके बाद दरभंगा। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है। सबसे अधिक शिवहर में, फिर उसके बाद पटना में, फिर उसके बाद दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला की बात किया जाए तो देखिए कैमूर, कैमूर, जमुई और बांका। कैमूर, जमुई और बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाला तीन जिला, सब सर्वाधिक शहरीकरण वाला तीन जिला अगर देखें तो पटना, फिर मुंगेर, उसके बाद भागलपुर। पटना में सबसे अधिक शहरीकरण पटना, फिर उसके बाद मुंगेर और इसके बाद भागलपुर। जबकि सबसे कम शहरीकरण वाला जिला की अगर बात किया जाए, सबसे कम शहरीकरण वाला जिला तो समस्तीपुर और बांका। समस्तीपुर और बांका, समस्तीपुर और बांका, फिर मधुबनी और कैमूर। ये जो है सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला तीन जिला तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है, उसके बाद पटना, फिर भोजपुर। रोहतास, फिर पटना और उसके बाद भोजपुर। यहाँ सर्वाधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अगर बात किया जाए तो ये पूर्णिया और इसके बाद सीतामढ़ी और फिर कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी, फिर कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, रोहतास और फिर भोजपुर, बक्सर। रोहतास, भोजपुर और बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला तीन जिला पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। ये सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है गया पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार और फिर सीतामढ़ी। साक्षरता दर में अगर हम देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर में भी रोहतास, सबसे कम है पूर्णिया, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर में पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर तो इसमें भी रोहतास का स्थान पहला है। रोहतास के बाद फिर मुंगेर और फिर पटना। रोहतास, मुंगेर, पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर तो ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मधेपुरा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। सहरसा, मधेपुरा और फिर पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास, रोहतास, फिर औरंगाबाद और उसके बाद भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला तीन जिला तो पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। पूर्णिया, फिर कटिहार और फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कैमूर, सबसे अधिक शहरी साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कैमूर, फिर पटना, फिर मुंगेर। कैमूर, पटना और फिर मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला शिवहर और इसके बाद में शेखपुरा और फिर उसके बाद में मधुबनी। शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत वाला तीन जिला तो गया, गया जिला प्रथम स्थान पर है, फिर उसके बाद नवादा और फिर औरंगाबाद। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत वाला जिला अगर बात किया जाए तो किशनगंज और उसके बाद में कटिहार। किशनगंज के बाद कौन है? कटिहार और उसके बाद में जमुई, फिर जमुई।
किशनगंज, कटिहार और फिर जमुई। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर है, भागलपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत 3 जिला की अगर बात किया जाए, न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत वाला 3 जिला तो किशनगंज, फिर कटिहार और फिर भागलपुर। किशनगंज, किशनगंज, कटिहार और फिर भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी प्रतिशत वाला जिला तो पश्चिम चंपारण, फिर कटिहार और फिर जमुई। पश्चिम चंपारण, कटिहार और फिर जमुई। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत जिला तो खगड़िया, खगड़िया और उसके बाद समस्तीपुर और फिर औरंगाबाद। खगड़िया, समस्तीपुर और फिर औरंगाबाद। अब सेट नंबर 14 हम करेंगे।